कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक विवादित बयान सामने आया है। खड़गे ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है। मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा। क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं? यह सवाल पूछा गया। क्या मोदी अलग अलग सिरों के लिए वोट मांग रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे के ये बड़े आरोप। कितनी बार लोग आपका चेहरा देखकर वोट करते रहेंगे? तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा के दौरान ये बड़े आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। तो क्या कांग्रेस बैठे बैठाए निधि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे देती है? खड़गे का बयान तो हमने सुना, लेकिन नरेंद्र मोदी पर कब किसने क्या कहा? इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल भी आपके सामने, जहां 2017 विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी नीच किस्म के आदमी है जिसमें कोई सभ्यता नहीं है। मणिशंकर अय्यर का यह बयान, जिसकी वजह से कांग्रेस की फजीहत हुई थी। दरअसल बहस इन्होंने ही शुरू की थी और फिर सोनिया गांधी भी उतर आई मैदान में। 2017 विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने पर विवाद खड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर भी तंज कसा। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव, जहां कांग्रेस ने पूरे चुनाव में चौकीदार चोर है का कैंपेन चलाया, और यह बयान था राहुल गांधी का। बिल्कुल, और राहुल गांधी के बाद मधुसूदन मिस्त्री हाल ही में दिया बयान, औकात दिखा देंगे। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को औकात दिखा देंगे, ये विवादास्पद बयान दिया गया। लेकिन इस बीच बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी पर टिप्पणी की हो, विवादित टिप्पणी की हो। आपको कुछ पुराने बयान भी अब सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए जरा। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के अहम बयान हमने आपको दिखाए। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री पर औकात वाला तंज कसा, तो खुद प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली से इसे लेकर कैसे पलटवार किया, यह भी सुनिए। कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, तमे तो बता राज परिवारों छो, हूँ तो एक सामान्य परिवारનું संतान छूं। मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे हूँ तो सेवक छू, सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार नी बड़ी औकात होती है से।
और देखिए इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या मोदी पर हमला विपक्ष की हार माना जाए। इससे जुड़ी डिटेल्स आपको दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कब कब प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिए गए। सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की काफी किरकिरी हुई थी। उसका असर क्या हुआ? गुजरात में बीजेपी जीत गई थी, यह असर हुआ। अब देखिए 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा, असर क्या हुआ कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण सरकार बन गई। उनका यह विवादित बयान बीजेपी के काम आ गया। 2017 में पीएम के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया। असर यह कि गुजरात में फिर से बीजेपी की वापसी हो जाती है। 2019 का भी देख लेते हैं जरा। राहुल गांधी ने कहा था पीएम के लिए चौकीदार चोर है, और उसके बाद असर यह कि केंद्र में बीजेपी की फिर से सरकार बन गई। 2022 में देखिए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा औकात वाला तंज किया था। इसका असर क्या हुआ कि पीएम ने चुनाव में बड़ा एजेंडा इसे बनाया। यानी कि जब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम के लिए विवादित बोल बोले गए, इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। अब दीपक झा इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, आप ही से इसको लेकर मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। क्या ये वाकई हार का डर है? हार की बौखलाहट की वजह से आते हैं बयान सामने? देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इन्होंने इतनी गालियां दी हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के जाने के लिए बोलते थे, लोकसभा के अंदर महिलाओं का अपमान करते थे नरेंद्र मोदी जी, और कहते थे ताड़का की हंसी देखिए, तो इन्होंने क्या किया है? इनके जो कृत्य हैं, इनके जो कर्म हैं, क्या आप इस किरकिरी का वेट कर रहे हैं? क्या दीपक जी आप इस किरकिरी का वेट कर रहे हैं? बीते 15 सालों में तो आप मोदी लहर रोक नहीं पाए। 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। अब मामला आ चुका है रावण के 100 सिर तक, तो अपनी किरकिरी खुद ही करा रहे हैं। आपके नेता तो भारत भ्रमण पर निकले हैं, वो पहुंचे ना गुजरात प्रचार करने के लिए, और फिर इस तरह के बयान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते पा रही है कांग्रेस पे। कमाल की बात है निधि जी कि जब भारत भ्रमण और भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं तो भी सवाल उठते हैं कि आप चुनाव छोड़ के यात्रा पे चल रहे हैं। कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जो कि चुनाव प्रचार में वहां पे गुजरात में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष तय करते हैं कि किसको चुनाव प्रचार में भेजना है। तो हार का डर है इसलिए दिया जा रहा है। तो आप तय करिए ना कि हार का डर है। ठीक है दीपक बने रहे आप हमारे साथ। मनोज यादव भी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, एक बात तो ये साफ नजर आ रही है कि इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी का भी, अरे भाई दीपक जी एक मिनट मनोज जी, ये तो साफ नजर आता है चुनाव प्रचार का रुख देखकर भारतीय जनता पार्टी के कि इस बार बहुत कुछ बीजेपी का दांव पर लगा हुआ है। गुजरात के अंदर भी जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं की आप लोगों ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है गुजरात के अंदर, इस तरह के बयानात जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से दिए गए, ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं या इसका नुकसान होगा? आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि आज़ाद भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम किया गया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने का काम किया है। और इसकी पहल 2007 में जिस तरह से मौत का सौदागर बोल करके सोनिया गांधी जी ने की, फिर लगातार एक लंबी फहरिस्त है, टुकड़े टुकड़े करना, बोटी बोटी काट देना और नीच बोलना, औकात दिखा देना। क्योंकि उसके पीछे की मंशा आपको समझनी चाहिए कि रावण बोलना, अभी तत्काल देखिए इनके अध्यक्ष रावण बोल रहे हैं, इस पर पार्टी का क्या बारे, इनके अध्यक्ष बोल रहे हैं, बोलेंगे तो चलेगा। नहीं, रेनकोट वाला प्रधानमंत्री चलेगा, सुन लीजिए, बोलेंगे तो क्योंकि उसका कारण है अभिषेक जी, उसका मूल कारण ये है, मूल कारण ये है क्योंकि वो एक गरीब के बेटे हैं, मध्यम वर्ग से आए हैं। दीपक एक एक करके दीपक जी, सुनने की क्षमता नहीं है, बीच में मत बोलिए ना। दीपक जी कम से कम सुनना सीखिए। ये कम से कम आत्ममंथन का इनका समय है, ये आत्ममंथन नहीं करेंगे, ये माफी नहीं मांगने वाले हैं। मनोज जी और दीपक जी एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात जो है वो स्पष्ट तौर पर सुनाई देगी हमारे दर्शकों को। सुनिए, अब इधर आते हैं जरा स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। एक मिनट सर, लौट रही हूँ आपके पास। एक मिनट, एक करके बोलिए, ऐसे बोलेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे आप क्या। मनोज यादव जी, दीपक झा जी, एक एक करके बोलिए, बहस ज्यादा समझ में आएगी दर्शकों को। ठीक है अंजलि कुछ पूछिए। ठीक है मनोज जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। त्रिपाठी जी को भी ज्वाइन कराते हैं चर्चा में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रावण के 100 सिर का बयान बोल रहे हैं, गाली देंगे। एक मिनट सर, देखिए आपका माइक डाउन करना पड़ेगा हमें, आप सुन ही नहीं रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण के 100 सिर का आरोप तो लगाया है पीएम के ऊपर, लेकिन एक और कार्ड उन्होंने खेला है। अपने बयान में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की चाय तो कम से कम लोग पी लेते हैं, लेकिन मैं तो इतना अछूत हूं कि मेरे हाथ की चाय भी लोग नहीं पीते। क्या अब यही सहारा रह गया है ऐसे बयानों के जरिए चुनाव जीतने का? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति में कुछ गंभीर समस्या है, और जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, रेनकोट
वो किस संदर्भ में था? वो भ्रष्टाचार के संदर्भ में था, जब 2G घोटाले के और दूसरे आरोपों में यूपीए की सरकार घिरी हुई थी। जब कोई संदर्भ के साथ बयान दिया जाता है और जब कोई चुनाव के समय में सीधी टिप्पणी की जाती है, दोनों का फर्क होता है। ये कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप कह रहे हैं कि आपको चाय आपके साथ कोई नहीं पीता है, तो हेमंत विश्व शर्मा ने तो कह दिया कि भाई आप जिस पार्टी में हैं वहां तो ये होता है कि उस परिवार के साथ कोई चाय नहीं पीता है। बैक डेट की एक फोटो जरा डाल दीजिए जहां आप राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हो, खड़गे जी। और मुझे तो ये लग रहा है कि खड़गे जी उत्साह में हैं, अध्यक्ष हैं, ये बड़ा अच्छा है कि वो वहां जमे हैं। लेकिन जिस तरह से वो भाषण कर रहे हैं, उन भाषणों को सुनते हुए तो यही लग रहा है कि वो तय करके आए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जिम्मा मेरा है, कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हूं, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्योंकि वहां हर्षवर्धन जी, आपने सही बात कही है कि रणनीति तो नहीं है, लेकिन कोई चेहरा भी तो नहीं है ना चुनावी मैदान में। यहाँ पर इसको लेकर अपने संवाददाताओं से बात करने से पहले गुजरात चुनाव में बीजेपी के एंटी रेडिकल सेल बनाने के वादे को लेकर ये अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां चुनाव जीतने पर एंटी रेडिकल सेल बनाएगी बीजेपी। नड्डा की तरफ से दिया गया बड़ा बयान, जहां कट्टरवाद, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के लिए एंटी रेडिकल सेल को लेकर यह बड़ा फैसला। राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे लोगों में डर होना जरूरी है, और हमारी सरकार है तो मजबूत राष्ट्र तो बनाएंगे ही। अब रही बात, आपने रेडिकल एंटी रेडिकल सेल की बात की थी। एक जीवित समाज में हमको मालूम है आपके शरीर में भी अगर अच्छे सेल्स हैं तो बैड सेल्स भी हैं, तो उन बैड सेल्स को एंटीबॉडी समाप्त करती हैं कि नहीं करती हैं। तो एक जीवंत पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टि से राष्ट्रभक्ति मजबूत रहे और राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले लोगों को पर चेक रहे, ये आवश्यक है और ये देश के लिए आवश्यक है। तो एंटी रेडिकल सेल, जो लोग इस तरह की भावनाओं को पनपाते हैं, वो आपको और हमको पता नहीं चलता, हर दिन नए नारे लेके आते हैं, हर दिन समाज को खंडित करने की कोशिश करते हैं। कुछ अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ ओवरग्राउंड होते हैं। तो हमको अंडरग्राउंड को भी देखना है, ओवरग्राउंड को भी देखना है, और हम सरकार चला रहे हैं तो मजबूत राष्ट्र तो बनाना ही है। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। आमोद, आप तो इस चुनावी रणनीति के तहत हर नफ्स को टटोलते हैं, हर पार्टी की। चेहरा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर चेहरे को लेकर सवाल उठाया गया है और यह कहा चुनाव कोई भी, लेकिन चेहरा और नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का। देखिए, ये एक तरह से कांग्रेस की दुखती हुई नब्ज भी है, यही कारण भी है, बीजेपी के लिए सुखद कारण भी यही है कि चेहरा पे अब जब बात आती है तो कांग्रेस का चेहरा बिकाऊ नहीं है, ये बात कांग्रेस जानती है, और बीजेपी का चेहरा आज की तारीख में बिकाऊ है। इस बात का दर्द कांग्रेस को है, और इसीलिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, हमें उस ढंग से देखना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि एमसीडी से लेकर लोकसभा चुनाव तक हर जगह आप ही प्रचार करते हैं, यानी उस व्यक्ति के चेहरे से कितना उनको डर है या चुनावी असफलता का एक कारण वो मानते हैं, इसलिए चेहरा पे तो चुनाव होता ही है। और बात अगर गुजरात की चुनाव की करें तो निश्चित तौर पे यहाँ सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी हैं, और पिछले 2 दशक से हैं और लगातार बने हुए हैं। इसके कई कारण भी हैं और कांग्रेस इस बात को जानती भी है। 2007 में जैसे सोनिया गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मौत का सौदागर, और अभी जो एक स्टेटमेंट आया है रावण, कहीं ना कहीं मौत का सौदागर एक बड़ा कारण बना था बीजेपी की बड़ी विक्ट्री के लिए, और ये भी कारण बनेगा रावण ठीक का। है, देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का असर क्या होता है गुजरात चुनाव में। वो तो आने वाले 8 दिसंबर को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। बड़ी खबर एक और जिसका रुख करते हैं, रेडिकलाइजेशन पर असम के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। रेडिकलाइजेशन देश के लिए बड़ी समस्या है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है रेडिकलाइजेशन के खिलाफ कानून बनना बहुत जरूरी है। तलाक, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, मैं असम से आता हूं और रेडिकलाइजेशन मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या है, तो इसीलिए असम का मुख्यमंत्री को रेडिकलाइजेशन का बारे में बोलना नेचुरल है, इसलिए मैं हर दिन इसके लिए मुझको सहजना पड़ता है। तो पीएफआई मेरा वहां बहुत स्ट्रांग था, अभी बैन हुआ, तो इसीलिए ये जो सारे मुद्दा है, ये देश हित का मुद्दा है। TV9 को भी जबरदस्त उठाना चाहिए कि देश को रेडिकलाइजेशन का खिलाफ आवाज उठाना है, तलाक का खिलाफ आवाज उठाना है, लव जिहाद का खिलाफ आवाज उठाना है, टेररिज्म का खिलाफ आवाज उठाना है।
तो देखिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का ये जो वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर भी खासा हल्ला मचा हुआ है इस वक्त गुजरात के अंदर। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंगरेज साहब, स्वागत करते हैं आप, क्योंकि रेडिकलाइजेशन तो एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में, ये हर कोई मानता है। अगर ऐसी किसी सेल का निर्माण होता है जहां रेडिकलाइज्ड लोगों को डी रेडिकलाइज किया जाए तो इसका स्वागत होगा। समीर भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा। पहले ही हमारी आईपीसी की धारा में कई सारी यूएपीए है और गैंगस्टर, कई सारी धाराएं हैं। अगर कोई गलत काम करता है उसके लिए कानून की किताब में। मगर ये जो चुनाव के समय पे जो बातें की जाती हैं, ये चुनाव जीतने के लिए की जाती है। जैसे जुमले होते हैं, जिन्हें जुमला कहते हैं आसान भाषा में, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे ये लव जिहाद, रंगरेज साहब थोड़ा सा तथ्यों से वाकिफ हो जाएं। रंगरेज साहब गृह राज्य मंत्री है। रंगरेज साहब, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जब महाराष्ट्र में, सुनिए तो, अरे सुनिए, महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस वक्त कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जहां पर ऐसे मुस्लिम युवक जो कि रेडिकलाइज हो चुके थे, पता चला उनके बारे में, बाकायदा डी रेडिकलाइज सेल में उनको लाया गया। और उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी लाए गए, पुलिस ऑफिसर्स बैठे और उन लड़कों को डी रेडिकलाइज किया गया। अगर इस तरह एक सेल काम करे हर प्रदेश में, गुजरात में भी काम करे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीर भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये सारे मुद्दे ठीक है। अगर ऐसा है, अगर वो सरकार कोई फैसला लेती है और कानून बनाती है, उसमें तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मगर सरकार जो ये जुमलेबाजी करती है, करती कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी इसे अपने संकल्प पत्र में शामिल कर रही है। करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं चुनाव में। सर देखिए, मुझे पता है ये विषय ऐसा जिस पर आप लोग सब लोग अपनी राय रखना चाहते हैं, सब लोग आप अपनी राय रखना चाहते हैं, लौटूंगी मैं इस पर। लेकिन एक बार फिर से जो हमारा मुख्य विषय है चुनाव को लेकर के, उसका रुख करेंगे। गुजरात से ही हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, अहमदाबाद से उनका रुख करते हैं। कुंदन, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बड़े आरोप हैं, हो सकता है ये फायदेमंद साबित हो जाए बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक तो यही हमने देखा है, जितनी बार विवादित बोल बोले गए पीएम के लिए, बहुत बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि बीजेपी के पास क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई चेहरा नहीं है? हर जगह पीएम के चेहरे को आगे रखकर आखिर चुनाव लड़ने की मजबूरी क्यों है बीजेपी के पास? देखिए, आपको इसको समझना पड़ेगा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, प्रधानमंत्री ने उन जगहों को अपनी हाथों में लिया और इस बार खुद चुनाव प्रचार में उतरे। जूनागढ़ जैसे इलाके में 1 महीने में 2 बार गए, सोमनाथ गए और हर उस जगह पे गए जहां पे उनको ऐसा लगा कि सीटें कमजोर हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता भी है, अनिधि, उनसे भी एक बार बात करनी चाहिए कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बार? हमारी उम्मीदें तो ये है कि जो सबसे पहले तो ये इतना बड़ा एरिया है, 4 किलोमीटर, यहाँ पे जो एक भी शौचालय नहीं है, पेशाब करने का, नहाने धोने का कोई आराम नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दुनिया की सुविधाएं नहीं है। सबसे पहला काम तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और इतना ट्रैफिक का मसला है, यहाँ कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, 20-25 साल से सुन रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या परेशानी है इलाके में? हाँ, ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। शौचालय भी बनना चाहिए। सरकार कुछ सुन रही है? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वगैरह इसी इलाके से हैं, आते हैं या फिर डेवलपमेंट मरतबा नहीं आया अभी तक। प्रधानमंत्री को नहीं देखा अभी अब तक हमने, एक भी मरतबा नेता कोई नहीं आता। कोई नहीं आता यहाँ पे, वादे करके चल रहे हैं। हाँ, बस परेशानी बहुत है। इतने छोटे काम नहीं हुए, ये शौचालय का कितना छोटा काम है, वो नहीं हुआ इतने सालों में। आपको क्या लग रहा है, मुद्दे किस तरीके के हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही है, विकास है, डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई बहुत है, पब्लिक हैरान परेशान है, खाली वादे होते हैं पब्लिक के, नेता हो गए। तो देखिए, आम जनता जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का भी जिक्र कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुजरात चुनावों में जिन मुद्दों का जिक्र ज्यादा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये एंटी रेडिकल सेल का जो वादा किया गया है, इसके जरिए किया क्या जाएगा, क्या फायदा होगा, बीजेपी क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये जरा समझ लेते हैं। दरअसल इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी से बचने की तैयारी है। एंटी इनकम्बेंसी पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला जा रहा है इस कदम के जरिए, क्योंकि बीजेपी तमाम विरोधी पार्टियों पर और खास करके कांग्रेस पर अपीजमेंट का आरोप लगाती है। चुनाव में बड़ा मुद्दा इसे बनाने की तैयारी है। विपक्ष की कमजोरियों पर जोरदार प्रहार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का वादा जो है वो एंटी रेडिकल सेल बनाने का है। अब इसे लेकर होगा क्या? कट्टर सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए यह सेल बनाई जाएगी, यह कहा गया है।
कहा यह गया है कि देश विरोधी गतिविधियों पर इस सेल के जरिए लगाम लगाई जाएगी। सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। एंटी सोशल तत्वों पर निगहबानी की जाएगी। हिंदू हितों के संरक्षण की पैरवी भी की जाएगी। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी का दांव ग्राउंड पर किस तरह का नजर आ रहा है, इसका असर कितना ग्राउंड पर नजर आ रहा है, विपिन जरा बताइए। क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से बात की जाती है गुजराती अस्मिता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिक्र करते हैं इसका, और उस पुराने जमाने की याद भी बीजेपी की तरफ से दिलाई जाती है कि देखिए कांग्रेस के राज में किस तरह से कर्फ्यू लग जाते थे तमाम इलाकों में, और अब एंटी रेडिकल सेल का वादा कैसे देखते हैं? बिल्कुल समीर, देखिए ये बात तो है कि प्रधानमंत्री ने इन 27 सालों में वो भरोसा कमाया है जिसकी बदौलत आज भी जब वोट देने की बारी आती है तो लोग पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, और अब चुनाव के दौरान तमाम मुद्दे उछाले जाते हैं। ऐसे में एंटी रेडिकलाइजेशन जो फोर्स बनाने की बात कही गई है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं और बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो इस वक्त मेरे साथ है। ये बताइए, तमाम तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं, इस बार के चुनाव में जो कहा जा रहा है कि एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स बना देंगे हम, पुराने वादों की याद दिलाई जाती है, किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्या इंपैक्ट हो रहा है इस बार के चुनाव में, जनता किधर जा रही है? देखो भाई, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है वहाँ तक बीजेपी ने इतने साल से काम करते आया है और कर भी रहे हैं, और जहाँ तक हम लोग के अंदाज है वहाँ तक हमारे इलाके के तो कॉर्पोरेटर ही हमारा सब काम निपटा देती है, ताकि हमें ठीक है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगता है, आप लोग को लगता है कि कांग्रेस के आरोपों में सत्यता है? देखो, जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको रोक टोक करने वालों की कमी नहीं है। आप कितनी भी पुराना हिस्ट्री उठा के देख लो। बिल्कुल विपिन, बड़ी बात यह है कि जो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं या फिर इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है, एक और आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। विपिन, मैं आपके पास आऊंगी, और बीजेपी के एंटी रेडिकल सेल को लेकर जो आम आदमी पार्टी नेता हैं वो जमकर आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 27 साल बाद भी बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल कहाँ हैं, गुजरात में अस्पताल और नौकरियां कहाँ हैं। ये सिसोदिया कह रहे हैं बात चांद की करते हैं, जमीन गंदी कर रखी है। और एक्सक्लूसिव बातचीत मनीष सिसोदिया से सुनिए किस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आपकी गुजरात के लिए गारंटी मैंने देखी, उसमें आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, 40 वादे किए हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरकार चलाते चलाते। आज गुजरात का 27 साल बाद भी आम बच्चा पूछ रहा है, आम परिवार पूछ रहा है, भाई मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, मेरे बच्चों के कॉलेज कहाँ हैं, मेरे लिए अस्पताल कहाँ हैं, मेरी नौकरियाँ कहाँ हैं। नौकरियाँ निकलती हैं तो पेपर फूटते हैं, बात चांद पे ले जाने की करते हैं, ज़मीन गंदी कर रखी है। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना। रवि मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो ये एंटी रेडिकल सेल बनाने की बात हो रही है कि इस तरह से सेल बनाकर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं या फिर माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, क्या ये एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए ये एक बड़ा कदम है जो संकल्प पत्र में किया गया है? मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ये किस काम की होगी? 27 साल बाद निधि, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जा रही है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो शायद बीजेपी को 2017 में भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, शायद हार जाती बीजेपी। एक चीज़ जो है, जो गुजरात में आप घूमें तो एक बात बीजेपी ही नहीं बल्कि लोगों की तरफ से कही जा रही है, खासकर मैंने जो मुस्लिम तबका है उनसे भी बात की तो उन्होंने ये हमें जोर देकर कहा कि 2002 के बाद से अमूमन गुजरात में शांति है, कोई भी बड़े झगड़े या बड़ी लड़ाई या बड़ा विवाद इस तरह का पैदा नहीं हुआ। तो एक फैक्टर तो ये है, क्या उस शांति को मेंटेन करने के लिए आने वाले किसी खतरे को देखते हुए ये भरोसा या ये वादा दिया जा रहा है, या फिर चुनाव में इसका कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है? शायद ये भी एक कोशिश है इस बयान का मतलब। अच्छा, एक बदलाव भी साफ तौर पर नजर आता है। दीपक झा, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। जब भी बीजेपी के घोषणा पत्र में या चुनावी वादों में इस तरह की बातों का जिक्र होता था तो फट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया जाता था कि भाई देखिए ये माइनॉरिटी के खिलाफ उठाया गया कदम है, बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। लेकिन इस बार गुजरात चुनावों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसे आरोप नदारद हैं, इसके पीछे कुछ खास वजह?
देखिए कोई खास वजह नहीं है, लेकिन ये सबको पता चल गया है, तो बार बार उसी बात को दोहराना और बार बार कहना कि भाजपा सिर्फ एक ही चीज की राजनीति करती है। इस बार कांग्रेस नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोखिम मोल नहीं लेना चाहते अब आप? इस बार कांग्रेस असली ये खतरा है, याद दिला रही है कि मोदी जी कह के गए थे कि हम डीजल पेट्रोल को 40 रुपए लाएंगे। उन मुद्दों पे चुनाव के समय दूध की कीमतें पूरे देश में बढ़ जाती हैं, उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि हर वक्त आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। ये भाजपा का चाल और चरित्र और संस्कार है। अभी आपने बताया कि इनको एंटी रेडिकलाइजेशन याद आता है चुनाव के समय ही। अरे 27 सालों से आप सत्ता में सो रहे थे क्या? अभी आप जागृत नहीं? मनोज जी जल्दी से छोटा जवाब 10 सेकंड में। ऐसा है कि 27 सालों से ये लोग केवल घोषणा पत्र ही जारी कर रहे हैं, इनके वादे ना जनता ने सुने, ना इनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। और एक किस बात की बात करते हैं, ये खाम का एक कंसेप्ट लाने वाले माधव सिंह सोलंकी थे इनके मुख्यमंत्री, जिन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। किस तरह से वहां पर 250 दिन तो लगातार वहां कर्फ्यू रहता था, और आज अगर कानून व्यवस्था अच्छी हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में गुजरात। लेकिन इसको लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगी, एंटी रेडिकल सेल पर आजम खान का बयान भी यहाँ सुन लेते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले ये सुन लेते हैं आजम खान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। एंटी रेडिकल सेल पर आजम खान का ये बयान सामने आया कि ये सरकार का फैसला है, मैं सरकार में नहीं हूं, और बीजेपी सरकार में ऐसे हालात सोचने का ही सबसे बड़ा विषय बन जाते हैं। और अगली बड़ी खबर भी बता दें कि गुजरात आपके चीफ जो हैं गोपाल इटालिया पर बड़ा आरोप लग गया है। गोपाल इटालिया ने स्वामी नारायण संप्रदाय का अपमान किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया हिंदुओं के अपमान करने वालों को गुजरात जवाब देगा, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी मीडिया सेल के हेड का गोपाल इटालिया पर बड़ा आरोप सामने आया है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अमित मालवीय का ट्वीट, जिसमें गोपाल इटालिया पर आरोप लगाया गया है। और हमारे साथ मनोज जी आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन देखिए ये जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ज़्यादा है। प्रमुख तौर पर इस बार कांग्रेस थोड़ी एलिमिनेटेड दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से शायद बयान से जीतना चाह रही होगी। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रो इनकम्बेंसी है और लगातार हम लोग जीतते आ रहे हैं। वहाँ हमारा कैडर मजबूत है, जनता का जनार्दन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और जिसके कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जमुना को साफ करें, क्या जमुना साफ हो गई? क्या PWD के जो सड़कें साफ करनी थी वो साफ इन्होंने की क्या? दिल्ली को कह रहे थे मनोज जी, लेकिन गोपाल इटालिया को आपकी पार्टी लगातार एंटी हिंदू बता रही है। थोड़े दिनों पहले मैं गुजरात में था, मैंने गोपाल इटालिया का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं। ये समझ ले बीजेपी। गोपाल इटालिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान करते हैं, हिंदू मंदिरों में जाने वालों का अपमान करते हैं, बोलते हैं कि हिंदू मंदिरों में जो जाते हैं किस तरह के लोग होते हैं। तो गोपाल इटालिया किस तरह की बात करते हैं? इन्हीं के राजेंद्र पाल सिंह जी क्या कहते हैं, शपथ लेते हैं कि जो देवी देवता है उनकी पूजा नहीं करेंगे हम लोग। तो हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी सबके सामने चेहरा आ गया है। मौलवियों की पेंशन कौन दे रहा है? मौलवियों को तनख्वाह कौन देने का काम कर रहा है? तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? चोर चोर मुसेरे भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और इनका आपस में कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, ना हमारे वोटर से कोई लेना देना नहीं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना, आतंकवादी और ये अलगाववादियों का समर्थन करना। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने सालों से चुनाव में देख रहे हैं, मुद्दों की बात होती है, क्यों हर बार हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है? क्यों इस तरह की बयानबाजी? क्या वाकई मुद्दे, ग्राउंड रियलिटी, हकीकत नहीं रखती मायने? क्या नहीं सुरभि, बहुत मायने रखती है। और मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि क्यों हिंदू मुसलमान हो जाता है या क्यों दंगों की बात होने लगती है, तो ये नहीं कैसे होगा। आप अगर कहीं भी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क, अच्छी फिर ये मुद्दे उठाकर सेंध लगाने की वोटर्स के बीच कोशिश क्यों होती है? AIMIM भी तो चुनावी मैदान में है ना, आम आदमी पार्टी भी तो चुनावी मैदान में इसी आधार पर जा रही है ना। मुद्दों पर कोई भी सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि एकदम से चमत्कार होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है और नरेंद्र मोदी उसके इतने बड़े चेहरे के तौर पर हैं, दंगे खत्म हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गुजरात नंबर 1 स्टेट है, तो यकीन मानिए कि ये मुद्दे वहां काम करते हैं। रोज बात होती है, चुनावी रैली में मुद्दे बदलते हैं। त्रिपाठी सर, आप कह तो रहे कि मुद्दे तो कई है जिन पर बात होनी चाहिए। मेहरुद्दीन साहब, क्या आपको भी लगता है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने के बजाय
जाए और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया जिसके आधार पर वोट मांगा जा सके, और इस वक्त भी चुनाव में यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा अगर वोट मांगना चाहे तो नोटबंदी पे कांग्रेस को भी इंक्लूड करिए ना, विकास पे वोट मांगे, गुजरात मॉडल पे वोट मांगे, मगर वो मांगती नहीं वोट। जब समय नजदीक आता है तो वो हिंदू मुसलमान पे आ जाती है। एक-एक करके सर, प्लीज एक-एक करके सबक सिखाने की बात करते हैं। जनता लगातार इनको नकार रही है। तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सर विकास तो सभी समाज के लोगों का होता है ना। एक बात बताइए, विकास अगर कुछ विकास के नाम पर काम हो रहा है तो वो तो सभी समाज के वर्ग के लोगों के लिए होता है। हिंदू भाइयों को 20 करोड़ मुसलमान भाइयों से डरा कर राजनीति करने का काम किया। मनोज जी बड़ा आरोप लगा दिया, हिंदू भाइयों को बड़ा बीजेपी पर बड़ा, मनोज जी एक सेकंड, बीजेपी पर मनोज जी बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है यहाँ पे। लेकिन इस डिबेट में, इस बहस में इतना ही वक्त था। आप इनसे सवाल बहुत आप गुजरात मॉडल की बात करिए, आप अपने वो बताइए। मैं आगे पूछूंगी, मैं हाजी साहब मैं आगे पूछूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।